जस्ट आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू राइट नाउ। बट अच्छा, इंडस्ट्री में हैकिंग का क्या काम होता है? अच्छा, आपने अपनी एक कंपनी खोल दी, ठीक, सीधी सी बात है। आपने एक मल्टी मल्टी बिलियन डॉलर या मतलब मान लेते हैं 1 लाखों की कंपनी ओपन कर ली। आपने एक अच्छा खासा वेबसाइट बना लिया, ठीक है। अच्छे खासे वेबसाइट पे सब स्टूडेंट का लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन पेज है, पैसा पेमेंट हो रहा है। और मान लीजिए कि पैसा पेमेंट हो रहा है एंड वी हैव अ बग ओवर देयर कि हाँ, बिना पैसा पेमेंट किए भी लोग आपके कोर्स को फ्री में ले रहा है, ठीक। तो ये एक तरह से क्या हुआ कि सिक्योरिटी बग हुआ कि जब आपने कोर्स खरीदने के लिए वो वेबसाइट बनाया है और देयर इज अ बग कि हाँ, इंसान आपका कोर्स फ्री में ले सकता है या फ्री में खरीद सकता है। ये क्या हुआ? दिस इज एक्चुअली हैकिंग। हैकिंग इज नथिंग, जस्ट अ कोडर विथ एक्स्ट्रा नॉलेज। क्या होता है कि हैकिंग में ये नहीं होता कि हाँ, आपको हैकिंग आती है। हैकिंग कब आएगी आपको? जब आप कोड को समझ सको, किसी कोड को समझ पाओ। अगर आपको कोड की समझ अच्छी है तो यू कैन बी अ बेटर हैकर। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी में स्किल्स रिक्वायर्ड। स्किल्स में क्या होता है? इसमें नेटवर्किंग का स्किल चाहिए, ठीक है। एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि या तो पाइथन हो सकता है या बैश हो सकता है, ठीक। लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए एंड यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद द वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट क्यों होना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कुआं है, ठीक। आप जितना सीखोगे उतना आपको सीखने को मौका मिलेगा और आपको लगेगा कि आई एम अ बिगिनर राइट नाउ। मुझे खुद लगता है कि हाँ, अभी भी मैं बिगिनर हूँ और मैं अभी रोज सीखता हूँ। आई एम स्टिल लर्निंग। जबकि 2 साल हो चुके हैं मेरे साइबर सिक्योरिटी में आए हुए एंड आई एम स्टिल लर्निंग और मुझे लगता है कि अभी और भी बहुत कुछ सीखना है। तो 4 चीज मैंने बताई: नेटवर्किंग, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, लिनक्स एंड फ्यू ऑफ वेब डेवलपमेंट या कोई बेसिक्स लैंग्वेज जैसे कि पाइथन ही मान लो या वेब डेवलपमेंट में PHP मान लो, क्योंकि मल्टीपल टेक्नोलॉजी काम करते हैं। आपने अपना वेबसाइट पाइथन पे बिल्ड किया है तो अगर मैं हैकर हूँ तो मुझे पाइथन का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने वेबसाइट PHP पे बिल्ड करा है तो मुझे डेफिनेटली PHP का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक। तो ये 2 एरिया है और साइबर सिक्योरिटी में भी अपने में बहुत सारे स्किल्स आते हैं, बहुत सारे एरिया होते हैं जिसमें जॉब मिल सकता है आपको। और TCS हर साल कंडक्ट करवाती है हैकवेस्ट, जिसके थ्रू आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं TCS में। और मैंने भी उसी के थ्रू ही एंट्री लिया है। और प्लीज कभी भी डायरेक्ट जंप मत करिएगा अगर आपके पास वो डेडिकेशन ना हो, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इतना बड़ा फील्ड है कि आपको कभी लगेगा कि हाँ, मैं हवा में हूँ, कभी लगेगा कि हाँ, मैं इतना नीचे हूँ कि हाँ, इट विल टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है स्टार्टिंग में। तो लर्निंग कर्व कभी भी ना, लर्निंग कर्व लीनियर नहीं होता, ठीक है। लीनियर मतलब कि मैं सीखते जा रहा हूँ, मुझे सब कुछ आते जा रहा है। स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कोई कर्व में होता है। कर्व में मतलब कि प्रोग्रेस दिखेगी नहीं, स्लोली स्लोली आप प्रोग्रेस करते रहेंगे, एट लास्ट आपको रिजल्ट दिखेगा कि हाँ यार, मैंने इतना कुछ कर लिया अपने लाइफ। तो यही है, सेम प्रोग्रामिंग के साथ भी वही है, हैकिंग के साथ भी वही है। तो प्रोग्रामिंग भी एक बड़ी चीज नहीं है। मुझे भी 3rd ईयर तक ना सी का जो बेसिक्स होता है कि अगर मुझसे पूछ दिया जाए कि हेडर में STDIO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आई हैव टू थिंक। वाइवा में जब पूछा जाता था कि STDIO क्या होता है, तो आई वाज लाइक, पता नहीं क्या होता है ये STDIO। बट वही अब मुझसे पूछा जाए तो आई थिंक मस्ट ऑफ द टास्क मैं कर सकता हूँ। अच्छा, अक्षय थोड़ा मतलब तुमने करा है साइबर सिक्योरिटी का वर्चुअल इंटर्नशिप? ओके, वी कैन डेफिनेटली हैव अ टॉक। अक्षय, हेलो अक्षय, हेलो। ओके ओके, अगर साउंड ऑडिबल है तो वी विल हैव डिस्कशन लेटर। अपन लोग ये डिस्कस कर सकते हैं बाद में। किसी और को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? हाँ, सिर्फ सिंटैक्स चेंज होता है, वो तो सही बात है। तो ऐसे ऐसे चीजों को सीखोगे तो आपको नॉलेज होगा। कुछ नॉलेज नहीं होता, सब भूलते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कोई भी चीज को एक्वायर नहीं किया, ठीक। एक चीज को ग्रास्प करना पड़ेगा। अगर आपने पाइथन पकड़ा है तो पाइथन, जावा पकड़ा है तो जावा, तो कोई भी है। एट लास्ट क्या होता है ना कि लैंग्वेज वही होता है। अगर बोला जाए कि इंग्लिश और हिंदी में क्या है, कि बोलना तो हम लोग को सेम ही है ना। कि अगर मैं बोलूं कि दिस इज वेरी इजी, ठीक, पाइथन सीखने में आसान हो,
बट जावा को मैं ये नहीं बोला कि नहीं आता, अभी भी 2 बिलियन डिवाइसेस जो है ना अपनी दुनिया में वो जावा पे रन होती है, ठीक। तो जावा को बेसिकली भले ही ओल्ड है लेकिन वो अभी भी गोल्ड है, ऐसा नहीं कि नहीं है। सो अगर लेक्चर के अलावा मैंने ज्यादा बोल दिया हो तो आई एम सॉरी, बट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो या कुछ करना हो तो ठीक है, बोल दो, अदरवाइज आई विल स्टार्टिंग विद पाइथन फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच से पढ़ाने को कुछ पूछना हो किसी को? एनीवन? किसी को कुछ पूछना है? नो, थैंक यू। तो आई एम स्टार्टिंग, ओके। पाइथन से स्टार्ट करने वाला, फिलहाल तो पीपीटी नहीं है मेरे पास, तो बट हाँ मंडे से आई थिंक कि एक पीपीटी में प्रिपेयर कर लूंगा। खैर मेरे पास टाइम कम रहता है, बट आई विल डेफिनेटली गिव माय टाइम। क्यों? क्योंकि हमारे ना सीनियर ने हमारे मतलब जो अपन लोग के बैच में, जैसे हम लोग 2021 के पास आउट हैं, तो हम लोग को एक्सपोजर कम था, ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो गई थी। इसलिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्यों नहीं गया। मैं भी तो टीसीएस में चला गया ना। साइबर सिक्योरिटी क्या है कि एक्सपीरियंस मांगता है, इसलिए ना टीसीएस, ना मैं गूगल में जा सका, ना अमेजन, ना माइक्रोसॉफ्ट, किसी भी कंपनी में नहीं जा सका। बट आप लोग कोडर हैं, आप लोग सेकेंड ईयर में, तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप लोग अमेजन तक जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है आप लोगों के पास कि हाँ अमेजन क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने एक साल में भी मिनिमम 1 साल तक आपने इन्वेस्ट कर लिया कोडिंग में, तो डेफिनेटली यू विल बी द बेस्ट कोडर। और हाँ बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं आप अमेजन। जब हम भी अमेजन का क्वेश्चन देखते तो वी थिंक कि हाँ हम लोग क्रैक कर सकते थे, बट क्या था, टाइम नहीं था उस टाइम। प्लेसमेंट का सीजन होता है ना, तो लोग डर जाते हैं कि हाँ चलो जितना जल्दी हम लोग को प्लेसमेंट हो जाए हम लोग निकल चलेंगे। मतलब बह जाते हैं ना इंसान, भावनाओं में बह जाते हैं कि दूसरे की प्लेसमेंट हो रही, हमारी नहीं। तो कोई भी छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, चले जाते हैं कि हाँ चलो हो गई हमारी प्लेसमेंट, हो गई, बात खत्म। बट मैं रिकमेंड करूंगा बिल्कुल स्टफ मत होना। हाँ डेफिनेटली डेटा स्ट्रक्चर का तो मैं इस पे प्रेशर ही नहीं दूंगा, क्योंकि बिना डेटा स्ट्रक्चर के अगर आप सोच रहे हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में चले जाएंगे, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर ही की है, एक ऐसा की है जो आप लोगों को प्लेसमेंट कराएगी अमेजन या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट। और रेज्यूम मैं बोलूंगा कम से कम 200 या 400 बार भेजना अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उनमें। क्यों? क्योंकि एक बार में कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। और बिल्कुल हरास मत खाना तुम लोग कि हाँ मैंने रिज्यूम भेजा और मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, क्योंकि हमारे जैसे लाखों स्टूडेंट उनके पास रिज्यूम भेजते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर चीज को रिज्यूम को वो कर सके, देख सके। तो उनके पास क्या है ना कि एक टेक्नोलॉजी होता है, हम लोग कोडर है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, सॉरी मैं कोडर नहीं हूँ, आप लोग कोडर है, ठीक, मैं तो हैकर हूँ, आई एम सॉरी। तो आप लोग क्या है ना कोडर है, तो आप लोगों के पास क्या कैपेबिलिटी है, आप लोगों के पास स्किल या ये है ना कि आप लोग रेज्यूम से छान सकते हैं, रेज्यूम को आप लोग टटोल सकते हैं कि हाँ इस रेज्यूम में कैसे इस बंदे के पास क्या क्या स्किल है, मैं ऑटोमेटिक अपने किसी लैंग्वेज के थ्रू ग्रास्प कर सकूं। जैसे पाइथन हुआ, तो पाइथन में अगर मैं मशीन लर्निंग का ओपन सीपी देखो ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं किसी भी विजुअल से या किसी भी टेक्स्ट से मैं उस टेक्स्ट को ग्रैब करके और उस टेक्स्ट को मैं एटीएस मतलब मुझे नहीं आता एटीएस टू बी ऑनेस्ट। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, अच्छा हाँ वही वही मैं बता रहा हूँ कि एचआर अपनी रेज्यूम क्या होती है ना, एचआर तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अपना स्किल्स को इतना पॉलिश करो, अपने आप को इतना पॉलिश करो कि हाँ आपके रिज्यूम में स्किल्स और प्रोजेक्ट मिनिमम हो कि हाँ कोई भी जब आपका रिज्यूम पलटा के देखे तो बोले कि हाँ भाई इसके अंदर वो कैपेबिलिटीज है, इसके अंदर वो स्किल्स है कि अच्छी कंपनी में जा सकते। अब जैसे मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास गिटहब का स्किल नहीं है तो आप प्रोडक्शन में कैसे काम करोगे? प्रोडक्शन में काम कैसे करोगे इन द सेंस कि जैसे मान लो कोई कंपनी की वेबसाइट है चल रही है, ठीक, और अचानक से क्या हुआ कि एक आपने एरर कर दिया प्रोडक्शन में, तो क्या हुआ, वेबसाइट बैठ गई, ठीक।
इन द सेंस वेबसाइट चलना बंद कर दी, तो आप उसको क्या करोगे? वेबसाइट को छोड़ दोगे एक दिन तक? अगर आपकी रेवेन्यू एक दिन की 1 लाख है तो आप वेबसाइट को ऐसे बंद छोड़ दोगे? नहीं ना। अमेजन का एप्लीकेशन अगर है, amazon.in है, मान लो ये amazon.in, सॉरी हाँ amazon.in है, मान लो ये वेबसाइट अगर एक दिन नहीं चलता है तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको करोड़ों की नुकसान है? नहीं लगता। और यही क्या होता है कि अमेजन के पास भी तो डेवलपर है ना, इनके पास भी डेवलपर है, वो लोग भी कुछ ना कुछ हमेशा कर रहे होते हैं चेंजेस। जैसे कि अगर कोई वेबसाइट में ये रिस्पॉन्सेज आ रहा है या रेगुलर ये चेंजेस हो रहा है तो कोई कर रहा है ना प्रोडक्शन में चेंजेस। तो ये अगर प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है तो कैसे हो रहा है? कोडिंग के थ्रू हो रहा है। और कोडिंग में डेफिनेटली आप लोग हमेशा ये याद रखिए कि एरर आनी ही आनी है। ये प्रोग्रामर की लाइफ है कि हाँ आप हमेशा एरर और आप घिरे रहोगे। क्यों? क्योंकि एरर तो आनी है, या तो सिंटैक्स एरर हो या कुछ भी एरर आनी ही है। तो गिटहब का क्या फायदा होता है ना, गिटहब में क्या होता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अपलोडेड रहता है, ठीक। तो इसको ना आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। क्या कर सकते हैं ना, किसी भी कोड को आप रिवर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और आपसे कोई गलती हो गई तो आप उस प्रोजेक्ट को रिवर्ट कर सकते हो कि जैसे जो चल रहा था ना पिछली बार वैसे ही चलने देते, वो चेंजेस अपन लोग बाद में कर सकते हैं। ये होता है गिटहब का डेफिनेशन। तो ये वो एक प्रैक्टिकल आंसर था कि गिटहब क्यों काम आता है। गिटहब बस सोर्स कोड या प्रोजेक्ट रखने के लिए नहीं होता, गिटहब रियल वर्ल्ड में भी काम आता है, जो कि कंपनियां यूज करती है गिटहब को। और आप लोग अपने रिज्यूम में गिटहब का प्रोजेक्ट कम से कम मिनिमम ना हो तो 3 या 4 ऐड करके रखिए, ताकि वो एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो है, जैसा कि हर्षित ने कहा है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट ना करे। मिनिमम एचआर तक पहुंचे, मिनिमम आप इंटरव्यू दे सको। इंटरव्यू में रिजेक्ट होना मतलब कि आपका रिज्यूम का सिलेक्शन हो चुका है, आपको इंटरव्यू में प्रिपरेशन होना। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना इन द सेंस कि आपको या तो प्रोग्रामिंग को पॉलिश करना होगा या अपने सॉफ्ट स्किल पे काम करना होगा। ये है एक कॉमन नॉलेज, ठीक। और आई थिंक एवरीवन यहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही होगी, हाँ या ना? अब तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही है ना? यस क्या? यस सर। यस सर। ओके, तो सब लोग तो इंजीनियरिंग से है, तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ये है कि आप बहुत जो है ना सेकेंड ईयर में अगर ये जान पाओ ना तो ये आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि हमारे टाइम में ना ये वर्चुअल कुछ भी नहीं था। वर्चुअल इन द सेंस ये जो अभी चल रहा है ना, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन मीटअप वगैरह, ऑनलाइन इंटर्नशिप, ऐसा कुछ नहीं था। इंटर्नशिप के लिए सोचना पड़ता था कि हाँ किस कंपनी में जाके बोलेंगे कि हाँ आप मुझे सेलेक्ट कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। ये अब आप लोग के केस में नहीं है। आप इंटर्नशिप के लिए अमेजन में भी अप्लाई कर सकते हैं, हैकरअर्थ में भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक वेबसाइट में बिल्कुल रेकमेंड करूंगा कि आप लोग हमेशा इस वेबसाइट को ना अपने बुकमार्क्स करके रखिए। बुकमार्क्स क्या होता है ना, बुकमार्क्स इन द सेंस ये जो है ना, ये देखिए बुकमार्क्स हुआ है, ठीक है। अगर मैं कभी भी चाहूँ तो मैं जैसे ही क्लिक करूँ ना इस पे तो मैं इसको ओपन कर सकूँ, ठीक। तो ये हुआ बुकमार्क। आई थिंक आता ही होगा, आप लोग बेसिक्स नॉलेज होंगे इस चीज से रिलेटेड, तो वो बुकमार्क्स। तो ये हैकरअर्थ को मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि आप प्रोग्रामर हैं, इसमें एथिकल हैकर कोई भी नहीं है, तो मैं हैकिंग से रिलेटेड बिल्कुल नहीं ला रहा कोई भी चीज। और मेरा अकाउंट अगर है इसमें तो आई थिंक, सॉरी, आई एम अ डेवलपर ना, एज ए डेवलपर लॉग इन करना पड़ेगा। वैसे कौन कौन इस वेबसाइट के बारे में जानता था, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. I also Yes, give sir. some person अच्छा देखो, हैकर रैंक contact का on this. हाँ, हैकर रैंक मैं बिल्कुल बोलूंगा। हैकर रैंक क्या है ना, हैकर रैंक पे मैंने भी प्रैक्टिस करा है और मैं भी 5 स्टार कोडर हूँ उस पे, ठीक। हैकर रैंक पे हमने भी काफी कोडिंग की है, हमने भी काफी सर्टिफिकेशन करा है उस पे। तो ये मैं जॉब के लिए रिकमेंड कर रहा था। हैकर जो है ना, मैं जॉब के लिए रिकमेंड कर रहा था, क्योंकि प्रोग्रामिंग और कोडिंग तो आप सीखोगे कहीं ना कहीं से। बट ये देखिए, जैसे इसमें काफी सारे प्लेसमेंट्स है ना, प्लेसमेंट्स है, हैकेथॉन है। और किस किस को हैकेथॉन के बारे में पता है, कोई बता सकता है हैकेथॉन के बारे में? कोई भी एक स्टूडेंट जो है हैकेथॉन के बारे में जानता है? आरिफ, हाँ आरिफ, लीड कोड भी अच्छा है, बिल्कुल मैं रेकमेंड करूंगा। लीड कोड का तो प्रीमियम वर्जन भी मैं रेकमेंड करूंगा। बट
मैं अभी हैकर का कुछ बता रहा था, एटलीस्ट मैं एक कंपाइल कर दूंगा 4 या 5 वेबसाइट जो आप एट लास्ट में प्रैक्टिस कर सको। जो मैंने मिस कर दिया, क्या पता आप लोग को ग्रैस्प कर सको। मैंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था साइबर सिक्योरिटी, तो मैंने कोडिंग छोड़ के साइबर सिक्योरिटी में अपने आप को ज्यादा डाला। एनीवन हैकाथॉन मतलब बोल सको तो बहुत अच्छा सर हैकाथॉन एक कोड फेस्ट है। क्या हुआ? हाँ हैकाथॉन में 3 राउंड होते हैं सर। पहले राउंड में तो कोडिंग टेस्ट होती है, उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और उस प्रोजेक्ट को आपको प्रेजेंट करना होता है लास्ट राउंड में। यस, हाँ देवेश, एक्चुअली सेंस यही बनता है, मतलब सबसे पहले तो आपको आपका सिलेक्शन होगा, क्यों? एज ए कोडिंग के बेसिस पे कि हाँ आपसे कोड करवाया जाएगा। जो अच्छा से कोड कर पा रहा है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट राउंड के लिए। ठीक, सेकेंड राउंड में एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट देता है। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट मतलब अगर आप रियल वर्ल्ड में देखा जाए कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, आप क्या चेंजेस कर सकते हैं। अगर हेल्थ लाइन में आपको बोला जाए कि आपको आपके दिमाग में कोई आइडिया है, इसको चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी लाखों पैसे भी मिलते हैं, डॉलर में या लाखों में पैसे भी मिलते हैं, लाखों में मिलते हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। हाँ, लाखों में पैसा मिलता है, ऐसा नहीं बोला हजार, लाखों में पैसा मिलता है अगर हैकाथॉन आपने जीता है तो। हाँ, एज ए स्टाइपेंड मिलता है, या मतलब कभी कभी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है हैकाथॉन के कारण। तो प्रोजेक्ट तभी काम आते हैं कि अगर आप हाँ ऑन हैंड क्या बोल सकते हैं हम उसको 24 आवर में या कुछ हाँ हर्षित, एक्चुअली बग बाउंटी प्रोग्राम में भी ह्यूज रिवार्ड्स रहता है। क्यों? क्योंकि मुझे भी रिवार्ड्स मिला हुआ है काफी बग बाउंटी में, मैंने भी काफी पैसा कमाया है, ऐसा नहीं कि नहीं कमाया। बग बाउंटी मैं भी करता हूँ, तो मैं इसलिए हैकिंग के रिलेटेड नहीं पूछ रहा, क्योंकि यहाँ पे सब लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे कोडिंग से रिलेटेड जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए मैं हैकिंग से बता नहीं रहा कुछ। तो ये देख लीजिए, तो हैकर से देखिए 8 to 10 LPA दिया हुआ है। ठीक, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर दिया है इसने कि हाँ 8 LPA है और 2022 का स्टूडेंट भी कर सकते हैं शायद रजिस्ट्रेशन। ये देखिए, आप लोग कभी भी इसको देख के मत जाइएगा कि हाँ 1 to 5 ईयर एक्सपीरियंस है। ठीक, मतलब 5 ईयर प्लस हो तो बिल्कुल अप्लाई मत करना, बट 5 ईयर से लो, मतलब 0 to 1 ईयर हो तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई। क्यों? क्योंकि क्या होता है, उनकी तलाश अक्सर अच्छे कोडर्स की होती है, ये ना कि एक्सपीरियंस बाद में काम आती है अगर आपके पास अच्छा कोडिंग है। देखिए, जैसे कि चैलेंज फॉर्मेट क्या है कि 3 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, लैंग्वेज रेस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं, इसलिए बोला जाता है कि आप कौन सा लैंग्वेज सीख रहे हो ये मैटर नहीं करता है, कैसे करके सीख रहे हैं, आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल क्या है, हाउ यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी आपकी ना, ये मैटर करती है प्रोग्रामिंग लाइफ में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 20 साल पहले का कोडर्स के पास तो पाइथन था ही नहीं, तो वो कैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है ना कि उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थी, इसलिए उन्होंने कुछ कर पाए। और फिर तो देखो, ये प्रोग्रामिंग क्वेश्चन के बाद क्या है, 2 days हैकाथॉन है, मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड विद द हैकाथॉन डिटेल्स। वो डिटेल्स बाद में आती है और उसके बाद होगी इंटरव्यू। तो ये 3 आसान चीजें हैं, और आसान बिल्कुल नहीं होती। आपके पास एक्सेप्शनल स्किल होना चाहिए कोडिंग से रिलेटेड। तो किसी को कोई क्वेश्चन? एनीवन? नो सर। पक्का? मैं ये सोच रहा हूँ ना कि आपको डाउट कैसे नहीं? सच? हेलो सच में? हाँ सर, इन चैलेंजेस में ना डीएसए की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मतलब एक भी जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं चैलेंजेस में जो भी ऑनलाइन होते हैं, तो उनमें ना डीएसए के जितने भी 99% क्वेश्चन तो डीएसए के बेस पर मांगते हैं। कोई बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड लोग ही मतलब सॉल्व कर पाते हैं, हर कोई सॉल्व नहीं कर पाता इतनी आसानी से। अच्छा, यही हर से। अच्छा, वो हाईली स्किल के पास क्या होता है, 48 घंटे टाइम होता है या 24 घंटे ही होता है? टाइम तो सेम ही होता है सब। ठीक है, चलो, हाँ ये भी मान लिया तुमने, ये हर से सही बात बोली, टाइम सेम होता है। चलो, उनके पास क्या अलग से भगवान ने बना दिया है तो? हाँ या नहीं? क्या सर? अलग से भगवान ने उनको टेक्निक से पहले से ही भगवान ने नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं ना। तो हमारे जैसे है ना, तुम्हारे या हमारे जैसे? यस सर। हाँ या ना? हर्षित, मैं तुमको बोर नहीं कर रहा, मैं तुमको बता रहा हूँ कि हाँ या ना।
हाँ यस सर। यस, ठीक है। तो सीधी सी बात है, उनके पास क्या है ना, उनके पास ना हारने की एक काबिलियत है, समझ आए। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है, अगर तुम फाइट कर रहे हो तो मुझे ये नहीं लगता कि तुम 1 महीने बाद फिर वो बनाओगे। एक स्टूडेंट के अंदर हमने यही कमी देखी है, मैंने भी अपने अंदर भी देखी है कमी, और काफी सारी स्टूडेंट के अंदर ये कमी देखी है, वो कंसिस्टेंट नहीं रहता। अगर आज पाइथन सीख रहे हैं ना, तो 1 महीने बाद क्या करेगा, पाइथन छोड़ के जावा सीखने लगेगा, शिफ्ट हो जाते हैं यस सर। शिफ्ट हो जाते हैं। तो तुम बताओ कंसिस्टेंसी का कहाँ है? कंसिस्टेंसी है क्या तुम? नहीं हाँ, तो ये कंसिस्टेंसी की कमी किसके अंदर है, हमारे अंदर। तो हमें उस चीज को चेंज करना है, बस सीधी सी बात है। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आपने ये बदलाव कर लिया अपने आप के अंदर, तो डेफिनेटली आप भी अच्छे हो सकते हैं। जैसे क्या होता है ना कि स्टूडेंट अगर लिंक लिस्ट सीख रहा होता है ना डेटा स्ट्रक्चर में, तो लगता है यार लिंक लिस्ट में इतना टफ क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, तो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन ही क्यों खोला, आपने अपने आप को ग्रूम करिए ना, पहले बेसिक सीखें कि हम लोग कैसे एडिशन करेंगे लिंक लिस्ट के आगे, या उसके मल्टीपल व्यू, इसके क्या क्या बोल सकते हैं। like in the beginning and on the reverse like that kind. हाँ, मतलब रिवर्सिंग द लिंक लिस्ट या कुछ, तो ये जो है ना लिंक लिस्ट का ऑपरेशंस है, कुछ ऑपरेशंस ये कॉम्पोनेंट आप वहाँ तक जाते ही नहीं, आप अपने आप को टाइम देते नहीं हो। तो एक दिन में एक भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो 365 दिन में 365 डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैं बोला ऐसा होता नहीं, आप तो एक साल में 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो आई थिंक काफ़ी है। किसी के पास एक्सेप्शनल स्किल नहीं है, बस ये है वो लोग अभी हार नहीं मानते, जिनके पास वो एक्सेप्शनल स्किल्स होते हैं, बस हम लोग पीछे रह जाते हैं इसी वजह से। तो हम लोग को लगता है यार मेरे से डेफिनेटली होगा हम लोगों से। डेटा स्ट्रक्चर ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने भेजा है कहीं ये डेटा स्ट्रक्चर हम लोगों से होगा ही नहीं। बेसिक से सीखना है, बेसिक से सीखने के बाद हम लोग को प्रैक्टिस करना है। गलती होगी, एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 4 बार गलती होगी, 5वीं बार तो हम लोग कर ही सकते हैं, और हो भी जाती है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं होती है तो आप क्या करो, 1 महीने तक बस एरे सीखो, ठीक है। एरे का कम से कम 30 क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद अगर कभी भी आपके सामने एरे का क्वेश्चन आता है और आप नहीं सॉल्व कर पाते, फिर मुझसे बात करें कैसे सॉल्व करें, सॉल्व करें। तो पहले कुछ बताएंगे किसी और को कोई क्वेश्चन? सॉरी, मैं अभी तक पाइथन बेसिक्स पे गया नहीं, बट हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर क्या इंटरेस्ट है। अगर आप लोगों के अंदर कोई क्वेश्चन है किसी से रिलेटेड, अगर देखिए 4 साल का ये जो करियर होता है ना, या तो लाइफ चेंज कर देता है, या तो आप फिर से घर पे जाके बैठ जाओ। और आई थिंक आप लोग देख भी रहे होंगे, काफी स्टूडेंट अभी जाके घर ही बैठे होंगे, प्लेसमेंट नहीं भी हुआ होगा। अपने सीनियर्स से ही बात कर लीजिए एक बार, अगर मैं खुद बोल रहा हूँ। इसके कॉलेज में पूरा 100% प्लेसमेंट हुआ है फ्रॉम स्क्रैच, मतलब बोला जाता है ना कि एकदम बेसिक्स ऐसे। थ्योरेटिकल तो बताऊंगा थोड़ा बहुत, तो ये हमारा जस्ट एक सिंपल नोट्स रहेगा, ठीक है। पाइथन से स्टार्ट करेंगे, ठीक। पाइथन का सिंटैक्स क्या होता है ना कि इंग्लिश लैंग्वेज से मैच करता है, ठीक। इंग्लिश लैंग्वेज बोलो, इंग्लिश लैंग्वेज से क्यों मैच करता है, तो क्यों ना हम कंपेयर कर ले सी लैंग्वेज, ठीक। सी लैंग्वेज का देखते हैं कि कैसा होता है। तो इनमें अपन लोग को हेडर्स लिखना पड़ता है। शुड आई राइट हेडर्स टू, क्योंकि हम लोग सी नहीं सीख रहे, ठीक। बस मैं बता दे रहा हूँ कि हेडर्स होते हैं। तो मैं एक ईमेल लिख देता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक। और सी का क्या होता है, वी शुड हैव सेमीकोलन, जो कि कंपल्सरी होता है सी में। और वही मैं अगर पाइथन का प्रोग्राम बनाऊं तो सिंपल सी बात है ना कि मुझे प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड। ये है पाइथन और इसका डिफरेंस। क्योंकि स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोगों को? यस सर। स्क्रीन विजिबल है। तो ये था सी का सिंटैक्स। ओके, कोई कुछ बोल रहा था? किसी को कोई क्वेश्चन? एनीवन? कोई कुछ बोल रहा है? ठीक। और इस आईडी के अंदर हम लोग मल्टीपल लैंग्वेज
को रन करा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूँ एक्सटेंशंस, तो हम देख सकते हैं सी, सी प्लस प्लस, लारावेल, PHP, जावा, मल्टीपल लैंग्वेज। तो जस्ट इमेजिन कि हम लोग कितना सारा लैंग्वेज रन करा सकते हैं एक विजुअल स्टूडियो। ये प्रॉपर वे में नहीं बोल रहा है क्योंकि आज ये बिगिनर है, ठीक। बिगिनर इन द सेंस मैं बस उन लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ पाइथन से। तो ये मत समझना कि अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो ये सर क्या बोल रहे हैं। मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, जो कि एक अच्छा सा प्रोफेशनल वे में रहेगा। और इंटर्नशिप का मतलब मैं अभी भी बोलना चाहूँगा, ट्रेनिंग नहीं होता। इंटर्नशिप इन द सेंस कि आप लोगों को मैं कम से कम 10 पाइथन टूल्स में ऐसे बनवा दूंगा ना कि आप लोग शायद 20 या 30 लाइन्स का कोड होता है जो कि आप गिटहब पे डायरेक्ट पुश कर वी हैव टू डू मल्टीपल हेडर्स लिखना पड़ता है या मेन फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 चीज का डेफिनेशन देना चाहूंगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, ठीक। कंपाइलर और इंटरप्रेटर, किसी को आता है कि कंपाइलर का डेफिनेशन क्या होता है या इंटरप्रेटर बोलना चाहेगा? यस सर। कौन है? हाँ, शशांक। अच्छा ठीक है। हाँ शशांक बोलो। कंपाइलर और में ऐसा होता है कि पहले प्रोग्राम पूरा रन हो जाता है, फिर आउटपुट आता है। और इंटरप्रेटेड में रन टाइम ही कंपाइल भी होता है और आउटपुट भी आता है। यस, हाँ शशांक ने सही बोला कि मतलब ना ये जो कोड है ना लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है कौन? इंटरप्रेटर, ठीक है। बट कंपाइलर क्या करता है कि फुल सोर्स कोड को रीड करता है और एंड फाइंड आउट द सिंटैक्स एरर। कोई भी सिंटैक्स एरर हो तो फाइंड आउट करता है कौन? कंपाइलर। ये बेसिक डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक। और ये हमेशा याद रखना कि ये हमेशा पूछा जाता है। सिंपल एक इंटरव्यू में जब बैठा ना तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डेफिनेशन पूछा जाएगा, डिफरेंस पूछा जाएगा और कौन कौन सा लैंग्वेज कंपाइल लैंग्वेज है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाई इज पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज तो बता सकते हैं? Anyone? हेलो, अच्छा हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि व्हाई इज पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? सर बिकॉज कंपाइल टाइम में सर ये रन भी होता है, ये उसी टाइम होता है। ये कंपाइल टाइम और रन भी होता है। ओके, हाँ शशांक सही बोल रहा है कि वही सिंपल सी बात है कि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। और मैं ये बिल्कुल बोलूंगा कि अगर आप पाइथन लेके अगर आप मेजरली पढ़ रहे हैं तो व्हाई इज पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये आप दिमाग में रख लो। ये क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली पूछे ही जाएंगे आपसे, ठीक। तो ये चीज को दिमाग में रख लीजिए कि व्हाई इज पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और क्यों उसको बोला जाता है, उसको अच्छे से पढ़ना आपके काम आ सकता है। तो मूविंग फॉरवर्ड पाइथन का एक बेसिक्स ये हो गया। अब मैं ना कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक। आप लोगों को तो इतना पता है ना कि कंप्यूटर में मल्टीपल मेमोरीज होते हैं। हर मेमोरी में अपना हर डेटा स्टोर होता है। कि जैसे एक कंप्यूटर में 16 GB रैम है या 8 GB रैम है या 4 GB रैम है। जीबी का मतलब किसी को पता है तो बता सकते हैं? जीबी गीगाबाइट। ओके, तो गीगाबाइट मतलब 4 GB या 16 GB, ये क्या करता है? क्या डिफरेंस है 4 GB या 16 GB मेमोरी स्पेस? We can store in this storage like any other data type like int and मतलब characters and any other, and they depends and they as much large then they can store the much data and like this. ठीक है, साधारण भाषा में अगर बोला जाए तो अगर आप सॉफ्टवेयर कोई भी इंस्टॉल करते हैं, आपके पास कोई भी एप्लीकेशन है तो कहाँ पे स्टोर होता है? लैपटॉप की कोई भी एप्लीकेशन है तो रैम पे स्टोर होता है ना। तो अगर किसी की 4 GB रैम है तो हाँ डेफिनेटली है कि उसकी कैपेसिटी कम होगी इन द
इन कंपैरिजन ऑफ 16 जीबी। क्योंकि 16 जीबी के पास स्टोरेज काफी है, और उसके अंदर क्या होता है ना कि अपन लोग मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। हाँ, बट रैम सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, पता है? सर वो primary हाँ, रैम room is प्राइमरी। secondary. हाँ, रोम इज सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है विवेक? ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड हम लोग वेरिएबल को डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, तो वेरिएबल अगर बोला जाए कि मैं अगर लैपटॉप को बोलूं कि ये फाइल मतलब मेरा नाम उमेश है, तो इसको स्टोर करे तो कंप्यूटर कैसे स्टोर करेगा? UMESH